गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ सिंह। कैसे हैं सब लोग। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जो तीसरा खंबा है या तो तीसरा पिलर है वो क्या है, जो काफ़ी मार्केटर्स ने हमेशा बोला है। और इसको पहले हम देखेंगे कि किस किस लोगों ने बोला है, कहाँ से मैंने सीखा है और उसके बाद इसको कहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है, और इंडिया में कौन कौन से लोगों के ऊपर, कौन कौन से बिजनेसेस के ऊपर मैंने इसको अप्लाई किया है और देखा है। तो लास्ट के दो जो खंबे थे हमने आपको बता दिए। चाहे कोई भी इंसान हो, वो सबसे पहले तो अट्रैक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए। यानी अट्रैक्टिव कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जब उसको आदमी बोलना चाहिए आई लव यू, सिंपल। जैसे आप कहोगे हमें कुछ बेचना है इनको, तो पहले क्या वो आपको आई लव यू बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। तो सबसे पहले आपको एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव कैरेक्टर बनने के लिए क्या होता है, जैसे आप पब्लिश करते हो यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे, आप अपनी कहानी बताते हो, आप ये बताते हो आ, कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। आप कॉमेडी करते हो, आप इन्फॉर्मेशन देते हो, आप वैल्यू देते हो। तो जैसे कि आप देखो, मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उससे आप मेरे को प्यार करना स्टार्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ अपनी कहानियाँ, जिससे आप रिलेटेबिलिटी में ला रहे हो और आप मेरे से कमेंट करते हो कि सर मैं आपकी तरह है, बिल्कुल आपकी तरह है। ठीक है, दूसरी चीज़, उससे रैपो डेवलप होता है, रिलेशनशिप डेवलप होता है। अल्टीमेटली जो गोल है अट्रैक्टिव कैरेक्टर का, वो है सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप डेवलप करने का, यानी रिश्तेदारी, यानी यानी प्यार मोहब्बत डेवलप करने का। रिलेशनशिप रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, किसी भी लड़की के साथ आप कैसे प्यार करते हो। जब आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो पहले आप देखते हो उसको ब्लैक कलर पसंद है, आपको ब्लैक कलर पसंद है, उसको गुलाब जामुन पसंद है, आपको गुलाब जामुन पसंद है ना। उसको रात में पिक्चर देखना पसंद है, वो रात में नहीं सोती, आप भी रात में नहीं सोते हो। ये सब चीज़ें आपको एक दूसरे के क्लोज लाती हैं। वैसे ही जब आप मेरे साथ प्यार मोहब्बत में आओगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं कैसा इंसान हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरे क्या डिसलाइक्स और लाइक्स हैं, मैं आपको किस लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ जिससे आपके जीवन में कोई भी बदलाव आ रहा है, कोई भी वैल्यू प्रदान हो रही है, कोई मूल्यता प्रदान हो रही है। इससे अट्रैक्टिव कैरेक्टर जो है बेसिकली बनता है। ठीक है, तो ये पहला आपका खंबा हो गया, जो कि है जरूरी है कि आदमी को प्यार करना होगा आपको पहले। फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह। अब इन्होंने जो पहला खंबा है वो गाड़ दिया। सोनू निगम पहला खंबा गाड़ दिया। क्या अट्रैक्टिव कैरेक्टर कैसे बनाया? गाने सुना के, ओरिजिन स्टोरी है उनकी। ठीक है, आप उनके इंटरव्यूज आप देखते हो, है ना। जब मैं पहली बार केके को सुनना स्टार्ट किया, जो सिंगर था, 2007 में गाना आया था दिल इबादत, वहां से मैंने उनको नोटिस करना चालू किया था। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने, जब मेरा फ़ोन रहता था जेब में, तो मैंने, मुझे आज भी याद है कि ये गाना चला और प्ले हुआ। मुझको दे तू मिट जाने। तो ये जब ये लाइन आई तो मैंने अपने जेब से, मेरा एक मोटो जीपी का फ़ोन था, छोटा सा था, नंबर पैड वाला, वो निकाला और मैंने लिटरली उसको बटन दबा के देखा कि ये सिंगर कौन है। और लिख के आ रहा था केके, और टेक्स्ट ऐसे चलता था, राइट से फ्लोट होते हुए लेफ्ट की तरफ जाता था। ठीक है, तो वहां से मुझे अट्रैक्शन होना चालू हुआ, मुझे उनसे प्यार होना चालू हुआ, और वो पहला जो खंबा है गड़ा वहीं से गड़ा। तो आप लोग कहते हो विवेक बिंद्रा के कोर्सेस लोगों ने क्यों लिए, जब संदीप महेश्वरी ने इतना समझा रखा था कि नहीं लेना है कोर्सेस, किसी के गलत काम में नहीं फंसना है कोई आदमी। तो फिर भी क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव कैरेक्टर। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी आपसे प्यार कर बैठता है तो आदमी आपको फॉलो करने लगता है, उसके बाद फिर उसको सही गलत का जो निर्णय है वो नहीं लगता। आपने कई ऐसे कोर्सेज के नाम सुनेंगे जो लोगों ने बेचे हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं होते हैं। आपने खरीदे, आपने कहा यार ये तो बहुत बेकार था। क्यों? क्योंकि आप उस आदमी से प्यार करते थे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई चीज़ें ऐसी बेचते हैं, जैसे आशीष चंचलानी है, बीबी के वाइन्स है। ये एप्लीकेशन प्रमोट करते हैं, ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, और लोग जाके डाउनलोड डाउनलोड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उनका ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे आप उनका अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। वहाँ पे लोग उन्होंने लोग उनसे प्यार करते हैं। आई लव यू ये आता है। तो पहला प्रतिबिंब या पहला जो खंबा है वो बेसिकली क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। ये जो चीज़ी सेल्समैन होते हैं ना, जस्ट डायल वाले, या इधर उधर कहीं से भी कॉल करेंगे आपको, इंश्योरेंस वाले कार कॉल करेंगे, हेलो इंश्योरेंस चाहिए क्या आपको, नहीं चाहिए रख दीजिए। लोग उसके साथ काम करना पसंद करते हैं जिनको लोग प्यार करते हैं, जिनको लोग इंटरेस्ट में लाते हैं, जिनको लोग लगता है कि इनके साथ रहना अच्छा लगता है हमको। फिर से मैं बोल रहा हूं कि
लोग इस वजह से प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली मेरी हेल्प करेगा। प्रोडक्ट को दिखा दिखा के आप कहोगे जस्ट डायल अच्छा, जस्ट डायल अच्छा, जस्ट डायल अच्छा। आपको पता है जस्ट डायल क्या है, आपको पता है जस्ट डायल की ब्रांडिंग है, आपको पता है जस्ट डायल का ट्रस्ट है, लेकिन उसके बाद भी वो सेल्समैन जब कॉल करता है आप उसको मना कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो सेल्समैन, आई डोंट लाइक यू, मुझे आपकी आवाज पसंद नहीं आई, मुझे आपका बात करने का लहरा पसंद नहीं आया, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा पुशी हो। कई लड़कियां कहती, लड़कियों से लोग बात करेंगे, बोलेंगे आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ये एक बहुत ही घटिया और चीजी लाइन है। दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच समबडी। सबसे राइट वे क्या है? इफ यू वांट टू डीएम समबडी, गो थ्रू देयर प्रोफाइल, जस्ट सी कि व्हाट दे लाइक, कोई इंटरेस्ट कैप्चर करो। जब आप उनका इंटरेस्ट कैप्चर करोगे उसके बाद उस इंटरेस्ट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल को पता चला कि लड़की अरिजीत सिंह के बारे में काफ़ी बातें करती है, उसकी स्टोरीज पे काफ़ी अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह, तो उसको ड्रीम करो कि मैं, हाय हाय अनुषा, माय नेम इज पार्थ, एंड अरिजीत सिंह के बारे में मुझे एक चीज़ आपसे जाननी थी। मुझे लगता है आप एक्सपर्ट हो, अरिजीत सिंह के बहुत बड़ी फ़ैन हो, तो क्या आपके 2 मिनट मिल सकते हैं मुझे? बात, उसका खुद ही रिप्लाई आएगा, कहेगी हाँ बताइए। मैं अब उसको कहानी बताऊं, मैं पिछले 10 साल से अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा भक्त हूँ, सोनू निगम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, या माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है? तो वो उसको रिलेटेबिलिटी आएगी आपसे, अच्छा हाँ मैं भी हूँ, मैं भी काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ, अरे उनका मुझे वो वाला ट्रैक बहुत अच्छा लगता है, तुम ही हो, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपने वो वाला सुना है उनका, ये वाला आयत सुना है, हाँ मैंने सुना, अरे बहुत अच्छा। इस तरीके से, ये तरीका होता है बात करने का। ये नहीं कि आपकी आंखें अच्छी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, अरे बिल्कुल ये बेवकूफ हो, ऐसे नहीं होने वाला कुछ, ठीक है? अट्रैक्टिव कैरेक्टर, यू नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द पर्सन, यू नीड टू बिल्ड द अट्रैक्शन। लाइक इफ यू आर मेलिंग समबडी, डेली मेल्स जब जाते हैं तो मेल्स में हमेशा या तो स्टोरीज होती हैं, या तो कुछ कहानियां होती हैं, या तो कोई इंफॉर्मेशन होती है, या तो कॉमेडी होती है। तो मैं हमेशा 3 पिलर्स पे जाता हूँ, या तो मैं कोई कहानी बताऊंगा, या तो कोई कॉमेडी बताऊंगा, या कुछ तो कुछ जो मेरे हिसाब से मैं करूंगा। कॉमेडी नहीं भी है तो चलेगा, बहुत सारे ऐसे, अरिजीत सिंह कोई कॉमेडी नहीं करते, ठीक है? तो कई लोग कहते हैं कॉमेडी कैसे करें, अरे कॉमेडी नहीं करना, घोंचू हो क्या? इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉमेडी, इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप। द एंड गोल इज दैट, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, दैट द एंड गोल इज बिल्डिंग रिलेशनशिप, अदरवाइज यू आर गॉन। अब ये पहला खंबा हमने देख लिया, दूसरा खंबा हमने देख लिया। दूसरा खंबा क्या था? एक नया अवसर प्रोवाइड करना, मतलब कुछ नया लाना, डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर बोलता हूं उसको मैं। तो अगर आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो तो आपकी वॉइस अलग कैसी है, आपका म्यूजिक अलग कैसे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो, क्या वो नया, उसमें नयापन क्या है, व्हाट इज द न्यू थिंग, व्हाट इज द न्यू सोल्यूशन? तो मैंने आपसे क्या बोला? पीडीएस, मैंने आपसे हमेशा बोला है पीडीएस पीडीएस पीडीएस, प्रोडक्ट, डिजायर और सोल्यूशन। प्रॉब्लम, डिजायर और सोल्यूशन। सबसे पहले आदमी को पेन उठता है, मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है। लाजमी है जब दर्द उठेगा उसके 1 घंटे बाद ही आपको आएगा मुझे दर्द से राहत चाहिए, ये डिजायर है। तो राहत पहले नहीं आई, पहले प्रॉब्लम उठी, फिर राहत आई। अब क्या है? आप बहुत सारे सोल्यूशन, आप मशीन में लगवा सकते हो, आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हो, आप कायरो प्रैक्टिस करवा सकते हो, आप बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जिसमें आप किसको जाओगे? आप फिजियोथेरेपी के पास जाओ, कायरो प्रैक्टर के पास जाओ, आप मसाज करवा लो, आप मूव खरीद लो। मूव भी एक प्रोडक्ट है, वहां भी आपने 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया या 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। वैसे अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो तो वो आपने 700 रुपए 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है? तो समझने की कोशिश करो मैं क्या करूँ। या तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाओगे, या तो ऑर्थोपीडिस्ट, डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो होता है हड्डियों का, उनके पास जाओगे, उनसे कहोगे हमारा दर्द हो रहा है, वहां पे आप 500 रुपए दोगे, फिर वो आपको फिजियोथेरेपी प्रेफर करेंगे, फिजियोथेरेपी जाओगे, वहां पे अगर नहीं हुआ तो कोई मशीन आ गई, नहीं। तो सोल्यूशन जो है वो बदलते रहते हैं वक्त टू वक्त। जैसे कि इंफॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है वो थी, डिजायर था इंफॉर्मेशन सीख करने का, क्योंकि मुझे ये इंफॉर्मेशन जाननी, उससे क्या होगा, उससे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो गूगल आ गया। पहले तो गूगल की जगह बुक्स थी, लोग बुक्स पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, वहां से रेडियो पढ़ते थे, वहां से न्यूज इंफॉर्मेशन आती, आसपास पूछते थे क्या आप ही जानते हो। आज आप गूगल पे पूछ सकते हो, समझने की कोशिश करो, ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने आपसे क्या कहा? सोल्यूशन बदलता रहता है। इस बदलाव को कहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी। ये बदलाव आता ही वहीं से है। कहां से आता है? फ्रस्ट्रेशन से। मतलब गूगल से लोग फ्रस्ट्रेट हो गए तो चैट जीपीटी आ गया। अब चैट जीपीटी फ्रस्ट्रेशन कैसे खत्म कर रहा है? चैट जीपीटी में आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। चैट जीपीटी एक
ऐसा टूल है जहां पे आप एक टॉपिक को डीपली समझ सकते हो अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल पे लिखा व्हाट इज ऑप्टोमेट्री, अब गूगल ने एक डेफिनेशन दे दिया आपको। अब वो डेफिनेशन में मान लीजिए ऑप्टोमेट्री इज डू दैट वटेवर जो भी है, ठीक है। आपने कहा यार समझ नहीं आया मेरे को, आपने समझ नहीं आया तो आपने आपने गूगल से आप कहां पूछो, गूगल से पूछोगे आप? नहीं पूछोगे। तो आप चैट जीपीटी में पूछ सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन इट इन सिंपलर वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ओके दिस द डाटा, ओके ये भी समझ नहीं है, ओ हाउ इज इट अप्लाइड इन माई फील्ड, दिस। So you can follow. This is like it is more solving your problem. Like the problem is further more solved because of Chat GPT. So the solution keeps on changing. You have to understand that there is the problem of entertainment. जिसमें से एंटरटेनमेंट में एक है सेक्शन जो है गानों का, म्यूजिक का, एक है फिल्मों का, एक है आपका गेम्स खेलने का। ये 3 सेक्शंस निकलेंगे, सब मार्केट निकलेंगे एंटरटेनमेंट में। आप समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ, म्यूजिक में ही, म्यूजिक एक सब मार्केट है, यानी डिजायर आ गया लोगों को म्यूजिक सुनने का। तो पहले लोग कैसे सुनते थे? रेडियो हो गया, टीवी हो गया, फिर क्या हुआ, वॉकमैन आ गया। वॉकमैन मतलब कैसेट लगाओ वो रील वाली, उसको डालो और उसमें हेडफोन लगा के अपना बेल्ट पे लगा लो और अपना स्टाइल मारो, घूम घूम के देखो हमारे पास वॉकमैन है, वॉकमैन है, वॉकमैन है। फिर वॉकमैन खत्म हो गया तो आईपैड आ गया, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, आईपॉड आ गया। तो आईपॉड आ गया तो उसके बाद फिर स्टीव जॉब्स ने सोचा कि आईपॉड आ चुका है, उन्होंने पूरा आईपॉड हटा दिया और एप्पल का फोन लॉन्च कर दिया। फोन में ही आप म्यूजिक सुन सकते हो, समझ रहे हो? तो आप देखो डिजायर जो है वो कैसे उत्पन्न हुआ म्यूजिक सुनने का, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या है? बोर्डम। आप समझने की कोशिश करो, कोई भी एंटरटेनमेंट है, सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा धीमे बोलूंगा, घुसना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी चीज है वो अटैक करती है बोर्डम पे, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो वेडिंग में आप लाइव बैंड परफॉर्म कर रहे हो, तो अटैक करती है। तो ये नया अवसर जो है आता रहता है, स्टीव जॉब्स नया अवसर लाते रहे। अब फोन अपडेट्स होते गए, नई नई चीजें इंक्लूड होती गई उसमें कि, और लोगों ने पिच कैसे किया। अभी रिसेंटली आपने अगर मैच देखा हो तो गूगल पिक्सल का ऐड आता है। अगर आप फोटो खींचोगे तो आदमी का चेहरा अगर उधर है तो आप इधर कर सकते हो। आपने देखा था गूगल पिक्सल नया फोन लॉन्च हुआ है अभी, तो आपने कभी ये सोचा कि उस तरीके का ऐड ही क्यों बना? भाई ऐड में तो ये भी दिखा सकते थे कि हमारा ये नया फोन है, गूगल ने नया फोन लॉन्च किया, तो क्या करें, नया फोन लॉन्च किया तो दे हैव टू कम विद अ डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर। पर आप में से कई लोगों को वो अट्रैक्ट नहीं किया होगा। आपने सुना होगा, जब देखा उस एड को देखा होगा जो क्रिकेट पे आ रहा था, क्रिकेट के वर्ल्ड कप टाइम आता था, गूगल पिक्सल नया लॉन्च हुआ है, फोटो चेंज करो, फोटो खींचो और चेहरा उधर देख रहा है तो इधर कर लो चेहरा। तो आपको वो अट्रैक्ट नहीं किया होगा कई लोगों को। क्यों नहीं अट्रैक्ट किया, कोई बता सकता है? सोचो क्यों वो अट्रैक्ट नहीं किया है? कई लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया वो, क्यों? क्योंकि वो किसी फ्रस्ट्रेशन पे बिहेव नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? वो किसी फ्रस्ट्रेशन को सॉल्व नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक रेगुलर सॉफ्टवेयर से भी वो हो सकता है जो वो कर रहा था गूगल पिक्सल। प्लस उस चीज की जरूरत क्या है, समझने की कोशिश करो। जैसे कि आईफोन ने सैटेलाइट दे दिया, सैटेलाइट फोन बना दिया आईफोन 14 को, सैटेलाइट फीचर आया था आईफोन 14 में, आपने सुना होगा। तो आप कहोगे इसमें क्या नया? इसमें बहुत कुछ है, आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है सैटेलाइट फीचर। पता है क्या है आईफोन ने क्या कहा? आईफोन ने कहा कि अगर आप कहीं खो गए हो तो आप सैटेलाइट पे कॉल कर सकते हो। मतलब आपका फोन अगर कहीं पे पड़ा हुआ है, नेटवर्क नहीं आ रहा, आप सैटेलाइट पे सीधा कनेक्ट करके कॉल कर सकते हो। जंगल में कहीं खो गए हो या किसी ने किडनैप कर लिया है, कुछ भी हो सकता है, तो आप कॉल कर सकते हो। अब भाई साहब क्या इंटरेस्टिंग फीचर ऐड किया। ऑल दो उसको खरीदने के लिए आपको पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, कुछ है ऐसा, कुछ आई थिंक 5,000 6,000 की कुछ होती है। डायरेक्ट सैटेलाइट से कॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ मैंने सुना था। मैंने ऑल दो उसके बारे में सही से पढ़ा नहीं है। दैट वॉज अ मोर पावरफुल फीचर टू एड ऑन इन आईफोन 14, बट आईफोन 15 में दे एडेड अ टाइटेनियम। बट इंस्टेड ऑफ टाइटेनियम, just think about that, if they added the metal from the Mangal grah,
द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्स, इफ दे वुड हैव एडेड दैट एंड दे वुड हैव सोल्ड इट 50-60 थर्ड या 1 लाख, ऊपर भी 2.5 लाख का फोन बेचते, 2 लाख का फोन भी अगर वो बेच देते ना भाई साहब, आप विश्वास नहीं करोगे कि क्या होने वाला है। 2 लाख का फोन खरीदते लोग, क्यों? क्योंकि हम भैया 2 लाख के ग्रुप में हैं। आईफोन को मेरे हिसाब से अब 16 लॉन्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये बार बार होता जा रहा है। लोग, ये प्रिडिक्टेबिलिटी है, अब अगले साल नया आएगा, अब अगले साल नया आएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आईफोन को अब क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। आईफोन को सीधा 20th वर्जन लॉन्च करना चाहिए, बीच का स्किप कर देना चाहिए। और उस 20th वर्जन में मंगल ग्रह से निकाला गया कोई मेटल ला देना चाहिए, और सीधा उसकी प्राइसिंग रख देनी चाहिए 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। अब आप कहोगे हम तो नहीं लेंगे, तो आप कौन सा 50,000 का भी कौन सा आपकी औकात है लेने की? फालतू की बातें मत करो। आप एंड्रॉइड चला रहे हो, एंड्रॉइड चलाओ। देखो, ये जो बातें होती है ना, हम नहीं ले पा, बहुत महंगा हो गया। जब कोई ये जब चीजें आती है ना, ये 2.5 लाख रुपए क्यों बोल रहा हूं भाई? एक ऐसी जगह आपको मिल गई जहां पे सिर्फ आप हो, मतलब सोसाइटी में आपका स्टेटस और ऊपर हो गया, एक ऐसी स्टेटस स्पेस मिल गया आपको। तो 2.5 लाख आदमी इसलिए देगा कि भैया मंगल ग्रह से लाया हुआ फोन चला रहा है, मंगल ग्रह से लाया हुआ मेटल है, मंगल ग्रह से चला रहा है। तो सीधा 20th पे लॉन्च करके 2.5 लाख रुपए प्राइसिंग दे दो। मेरे से आप लिखवा के रख लो, भीड़ लग जाएगी। लेकिन ये टाइटेनियम ऐड करना, फिर 16 में कुछ नया ऐड कर, ऐसे नहीं करना, ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है अब। तो आप सीधा जंप करो। एफएल स्टूडियो ने यही किया, जो एक म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है, उसको एफएल स्टूडियो 12th वर्जन से उन्होंने डायरेक्ट जंप ले लिया 20th वर्जन पे, और काफी अच्छी उनकी प्रमोशन हुई। क्यों? क्योंकि दे आर एडिंग समथिंग न्यू। प्लस if they skip 16, 17, 18 and 19, what will happen is on the 20th version, it will the perceived value which was this podcast was created a while back on the same channel. If you go and like आपको पता चलेगा what is perceived value. So that should be done. So जंप लेने से सीधा 20th वर्जन लॉन्च करने से क्या होगा कि उसकी परसीव्ड वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। प्लस दूसरा, आपने मार्स का एड ऑन फैक्टर डाल दिया, तो उसकी और परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, लोगों को हमेशा एक चीज याद रहती है। अब ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अगर आप आईफोन 14 की बात करेंगे तो आपको सैटेलाइट याद आएगा, उसमें और भी वर्जन ऐड हुए थे, कैमरा अपडेट हुआ था, उसकी बात नहीं होती है। अगर आप आईफोन 15 की बात करेंगे तो उसमें टाइटेनियम याद आएगा आपको, उसमें और भी चीजें ऐड हुई थी, कैमरा अपडेट हुआ था, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, स्क्रीन अपडेट हुई थी। तो एक कोई चीज लानी होती है, 10 चीजें नहीं लानी होती, क्योंकि पोजिशनिंग हिल जाएगी। पोजिशनिंग हिल जाएगी माइंड में। एक न्यूरो ट्रांसमीटर में एक नर्व जो होती है ब्रेन के अंदर, उसमें एक चीज स्टोर होती है। तो आदमी क्या करता है, एक चीज याद रखता है, और वही एक ही चीज को आपको स्पेशल दिखा के खरीदवा। अब जब आदमी खरीदने जाता है तब आप उसको दिखा सकते हो कि और भी चीजें एडेड है इसमें। पर एड जो चलेगा, याद रखना, हमेशा एड चलाता है जब भी आईफोन, यानी जो टीवी कमर्शियल्स आते हैं या होर्डिंग्स लगी होती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखी होती है, नाउ कम्स विद द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, सैटेलाइट किसे लॉन्च हो, ये क्या है? ये नहीं कि नाउ कम्स विद सैटेलाइट एंड कम्स विद द गुड कैमरा एंड कम्स विद द ब्ला ब्ला, नो नो। बिकॉज मैंने आपसे क्या बोला, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, रादर देन मोर एंड बेटर। वो और अच्छा कैमरा है, और अच्छी डिस्प्ले है, और अच्छा डिजाइन है, नहीं, नोबडी केयर्स अबाउट इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी, कोई भी इंसान जब भी आया है पॉलिटिकल पार्टी में, तो उसने हमेशा एक नया अवसर प्रदान किया है कि हम काला धन वापस ले आएंगे या हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो भी है। तो देयर हैज टू बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी जो अभी तक नहीं आई हो। कुछ ऐसे स्लोगन्स थे, बिल क्लिंटन के थे, विल मेक अमेरिका बेटर, नो, विल मेक अमेरिका न्यू एंड ग्रेट अगेन। ये स्लोगन ज्यादा चला, न्यू एंड ग्रेट अगेन। ये एक्सपर्ट सीक्रेट्स में लिखा हुआ है। ये जॉर्ज एच बुश जो थे, उनका था, विल मेक अमेरिका ग्रेट
नॉट बेटर। हम उसको और बेहतर करेंगे। नो, डोंट अपडेट द फकिंग थिंग, अंडरस्टैंड। ट्राई टू ब्रिंग ऑन समथिंग न्यू। आई होप समझ में आ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। सो let me take an example of something. Maybe I can find it. Okay, cool. Just I got one product in front of. अभी मैंने बोट का ये हेडफोन लिया हुआ है। अब ये हेडफोन में खास पता है क्या है? इस हेडफोन को आप बिना वायर के कनेक्ट कर सकते हो और ये हेडफोन चार्ज कर सकते हो, और साथ साथ ये जो डब्बा मिला हुआ है, ये डब्बा भी बड़ा कूल है। ये डब्बा जो है काफी कूल डब्बा है। बट इन तीनों में से सबसे पावरफुल पता है क्या है? कि आप बिना वायर के कर सकते हो। दिस वॉज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है। सो बोट ने लॉन्च किया, वायर वाला सिस्टम खत्म कर दिया। अगर वही अच्छे और बेहतर साउंड करने वाले वायर वाले हेडफोन बनाते, कि इसका स्पीकर और अच्छा है, इसमें और अच्छा बेस है, इसमें और अच्छी डिजाइनिंग अच्छी है, नहीं नहीं, दे जम्प्ड, they created their own sub market, the sub market of headphones without wire, which is the Bluetooth headphones, Bluetooth earphones. So if I see a product right now in front of me, everything has a new opportunity, everything has a new. So let me find something else. Let us see what I can find. Okay. कुछ दिखना चाहिए, कुछ तो दिखे। Cool, मेरे पास एक पेचकस आया हुआ है। अब इस पेचकस में, ये पेचकस जो है ये ऑटोमेटिकली, आप देखें तो ये पेचकस जो है, इसमें कलर जो है येलो कलर का है, डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बेटरमेंट है, इसमें बेटरमेंट। दिस इज कॉल्ड बेटरमेंट ऑफर। कैसे बेटर? डिजाइनिंग अच्छी है, कलर अच्छा है। पुराने जो पेचकस आते थे वो लाल कलर के होते थे पीछे से और घटिया दिखने वाले होते थे, और इसमें प्लस है, आप निकाल के इसको ऐसे निकालो और वापस आप इसको आगे पीछे लगा सकते हो। तो उसमें एक तो है सीधा वाला फ्लैट जिससे स्क्रू खुलता है, और एक है गोल वाले जो स्क्रूज खुलते हैं इसमें। लेकिन मार्केट में अगर स्क्रू ड्राइवर में किसी ने नया अवसर प्रोवाइड किया है तो वो है इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। वो क्या करता है, जैसे आप लगाओ और अपने आप घूमेगा, मशीन चलेगी उसमें, अपने आप घूमेगा, आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है? वो फ्रस्ट्रेशन से आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की? कि भैया घुमाना पड़ता है, राइट? और दर्द होता है। तो उन्होंने क्या किया? मशीन लगा दी। ठीक है। तो आपको बेसिकली ये सब चीज़ें समझनी है कि आप कैसे न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने सिंगिंग सिखाना स्टार्ट किया तो मैं रेगुलर रियाज सिखाता, जो सब सिखा रहे थे। फिर मैंने अपने जीवन में देखा कि मैंने कैसे सीखा है, और हमेशा मेरा अनकन्वेंशनल पाथवेज रहे। तो अनकन्वेंशनल पाथवे पे मैंने एक नया रियाज सीखा, रियाज टेक्निक सीखी, जो रियाज टेक्निक आज तक किसी को पता नहीं है। तो उसका मैंने नाम रख दिया अनहद साधना, सॉरी आकार साधना नाम रख दिया। और वो मैंने सिखाने लगा, और उसके साथ मैंने कई लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया, तो कई लोगों ने उसमें सक्सेस पाई और बहुत सारी चीज़ें करी। तो ये है बेसिकली पूरा का पूरा फंडामेंटल, कि अब वो जो साधना मैंने डेवलप करी, यानी जो आकार साधना मैंने डेवलप करी थी, ये आकार साधना फ्रस्ट्रेशन पे क्या आ रही थी कि रेगुलर रियाज बहुत बोरिंग हो जाता है। बट अगर उसी रियाज को हम थोड़ा इंटरेस्टिंगली करना चाहें, जिससे हम हमारा मज़ा जो है बना रहे, इट्स अ पेन इन द एस, बट एक ऐसा रियाज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत ही इफेक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि उसकी इफेक्टिवनेस उसके बराबर नहीं, इनफैक्ट उससे अच्छा ही है। तो ये वाला जो रियाज था मैं लेके आया, तो कई लोगों ने इस पर करा। उसके बाद में मैंने इस बिज़नेस के ऊपर काम आगे नहीं किया, क्योंकि इसमें 2 साल लगते हैं रिजल्ट्स लाने में, और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक ऐसा बिज़नेस मैं चूज़ करूँ जिसमें मेरे को भी ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो
और रिजल्ट्स जो है वो ईजी रिजल्ट्स हो। कभी भी ऐसा बिजनेस नहीं चूज करना होता है जिसमें रिजल्ट्स 5 साल बाद आ रहा है। ईजी रिजल्ट्स होने चाहिए, जिससे आदमी फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को फायदा नहीं होगा तो कस्टमर आपको ही गाली देगा। कई सारे लोग आईबीसी में कुछ कर नहीं पाए, विवेक बिंद्रा वाले में, तो लोगों ने उनको गाली देना चालू कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर स्किल्स नहीं थी। तो गलती वैसे कंपनी की है कि ऐसे लोगों को क्यों हायर किया, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा संदीप महेश्वरी के सेशन में जाके कि हमारे अंदर स्किल नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारा आईक्यू कम है। वो कभी नहीं कहा। मैंने आपसे क्या बोला, बहुत पहले की बात है, मैंने एक बिजनेस लॉन्च किया था म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर। ऑनलाइन लोगों के साथ में जुड़ता था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को हायर कर दिया जिनके अंदर म्यूजिक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट वो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। तो जब वो कंपोज करने बैठते थे तो उनको कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि अब जब आप कोई सा सा तो ये सब अगर आप कीबोर्ड पे निकाल ही नहीं पा रहे हो, जब मैं गा रहा हूं और आप कीबोर्ड पे नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप प्रोडक्शन कैसे करोगे जब आपका म्यूजिकल सेंस ही अच्छा नहीं है, टोन सेंस ही नहीं है आपके अंदर। तो आइडियली कस्टमर कौन अच्छे थे, जिनको कीबोर्ड की नॉलेज थी, जिनका सा लग सकता था। जो सा ही नहीं लगा पा रहे हैं उनको अगर आप, तो उनके अंदर सपना बहुत है अरिजीत सिंह बनने का, लेकिन अरिजीत सिंह के तुम नाखून तक के बराबर नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर टोन सेंस नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, कई उसमें से 4-5 लोगों ने मेरे को काफ़ी प्रेशराइज किया और मैंने गुस्से में उनका पैसा जो है वापस कर दिया। काफ़ी बहस भी हुई, ग्रुप में मेरे को चोर बुला दिया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, 6,000 रुपये तुमने दिए थे ना मुझे, एक काम करो तुम वापस लो, निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इनके साथ काफ़ी 6 महीने, 3 महीने का कोर्स था, मैंने 3 महीने और एक्सटेंड कर दिए इनके लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट करते ही नहीं थे, असाइनमेंट नहीं करते थे। तो बोलते थे आपकी गलती, आपकी। अरे तूने भाई असाइनमेंट ही नहीं किया है, मेरे पास लिखा हुआ रिपोर्ट में कि तूने असाइनमेंट नहीं किया, तो क्यों नहीं कर रहा? नहीं, कोरोना हो गया था। अबे कोरोना हो गया तो मेरे को बताओ ना, कोरोना हो गया है तो कोरोना हो गया, 15-20 दिन होता है कोरोना, ही कोरोना 3 महीने कोरोना होता है। तो इस तरीके के कामचोर लोग आ गए। तो मैंने आपसे क्या बोला, हमेशा ड्रीम क्लाइंट के साथ काम करिए, कि ऐसे लोगों के साथ काम करिए जो एक्चुअली एक्शन टेकर्स हों, जो काम को पोस्टपोन ना करें। और आप अगर इन्वॉल्व हैं तो करिए। अगर आप कोर्सेज बेच रहे हैं, जैसे मेरे कई कोर्सेज बिके, 200-2,000 में 1,500 रुपए के कोर्सेज मैंने बेचे ऑनलाइन, तो उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम ड्रीम कस्टमर हो या ड्रीम कस्टमर के पिछवाड़े में हो या नहीं हो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। तुम अपना करो, जाओ। बुक अगर कोई खरीद रहा है 250 रुपए की, तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरे कोर्सेज कोई खरीद रहा है तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे इनर सर्कल में आ रहा है और वो 1.5 लाख रुपए मेरे को दे रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से उसको ऐसे लोग हायर करना है जो ऑलरेडी, जिनका टोन सेंस अच्छा है, जो जो एक्शन टेकर्स हैं। ऐसे हर एक बिजनेस में अलग अलग ड्रीम कस्टमर होते हैं। तो रसल ब्रंसन का इनर सर्कल अगर मैं आपको बताऊं, तो रसल ब्रंसन के इनर सर्कल में रसल ब्रंसन ने कहा कि मैं ऐसे लोग को ही अपने इनर सर्कल में लेता हूं जो ऑलरेडी थोड़े बहुत स्टेब्लिश हो अपने बिजनेस में। यानी उनको पता हो डोमेन क्या होता है, उनको पता है वेबसाइट क्या होती है। क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो हर पैसे वाले को हायर कर लेते थे जिनको इंटरेस्ट होता था, और वो पैसे वाले कहते थे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए डोमेन कैसे खरीदेंगे, ये बताइए कि यूआरएल कैसे खरीदेंगे, ये बताइए वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करें। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक होती थी, उनको मतलब समझ नहीं आता था। तो ये सब चीज़ें, तो इनर सर्कल में उन्होंने ऐसे लोगों के साथ ही काम किया जहाँ पे 22 लाख रुपए के कोर्सेज थे, जो उनके ड्रीम क्लाइंट्स हैं, पर फर्स्ट सेकंड टीयर पे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। तो न्यू अपॉर्चुनिटी जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक तीसरा खंबा जो है जिसको अब हम बात करेंगे उसके बारे में, और जो तीसरा खंबा है वो खंबा है बेसिकली फ्यूचर कॉस्ट को लेके। व्हाट इज द फ्यूचर कॉस्ट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि मुझे अमेरिका को या मुझे इंडिया को यहाँ पहुँचाना है, ये मेरा मिशन है। तो आपका मिशन क्या है? वो मिशन आपको शेयर करना होता है पब्लिक के साथ। जैसे कि हाय माय नेम इज पार्थ सिंह, मैं आज से 4 साल पहले की बात है, मैं एक बहुत ही हॉरेंडस ब्रेकअप से निकला था, जहाँ पे मेरा 3 दिन के अंदर
4 किलो वजन कम हो गया, मेरे को एरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, और मेरा 1 हफ्ते तक तबीयत खराब थी, और मैं दिन रात दोस्तों के साथ रोता था। कुछ दोस्त उसमें मेरे को सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। आज भी मुझे याद है, दिवाली में मैंने एक दिया नहीं जलाया था और मैं उसकी यादों में खोया हुआ था। उसको उसके सामने भीख मांगता था कि वो वापस आ जाए। मैं उसको हर तरीके से अपना लूंगा। दोस्तों, उसके बाद मेरे को, जब मैं ब्रेकअप से निकला, तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो इस दुनिया में किसी को नहीं पता है, और वो था ब्रेकअप रिकवरी फॉर्मूला। उसका नाम मैंने नाम दिया ब्रेकअप रिकवरी फॉर्मूला, BRF। वो ब्रेकअप रिकवरी फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि पहले 3 महीने में आप चाहे जिम ज्वाइन कर लो, चाहे डांस क्लासेस ज्वाइन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। लोग बात करते हैं मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, बट मूव ऑन पॉसिबल नहीं है। सो पहले 3 से 6 महीने में मूव ऑन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आपको ब्रेकअप का जो पेन है, जो पहला स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस। दूसरा स्टेप जो है वो है पेशेंस। तीसरा स्टेप जो है वो है सीइंग द बैड हैबिट्स ऑफ द गर्ल, सीइंग द बैड साइड ऑफ द गर्ल और द बॉय। और चौथा जो है वो है एस्केप। ये 4 ब्रेकअप रिकवरी फॉर्मूला, ये 4 स्टेप का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर आप करते हो तो आपकी जिंदगी संवर जाती है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक चीज मिसिंग है। वो चीज क्या है? सपोर्ट। आज दुनिया बढ़ती जा रही है, हमें लगता होगा कि हर आदमी के पास हर आदमी है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती आ रही है, लोग और अकेले होते जा रहे हैं। बिल्कुल आयरनी है बहुत बड़ी। सपोर्ट सिस्टम लोगों के पास नहीं होता। तो अगर किसी को सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी मैं प्रोवाइड करता हूं। आप मेरे से जुड़ सकते हो, आप मेरे से सेशंस ले सकते हो प्राइवेट, जहां पे वीकली आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो क्या चल रहा है आपके माइंड में, अपनी कहानी बता सकते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये तो पहला जो मेरा मिशन है, तो मैंने क्या बताया इसमें? मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन है कि मैं उन इंडिया के सारे लड़के लड़कियों की हेल्प करना चाहता हूं। उनको उस स्टेज तक नहीं देखना चाहता हूं, उनको सपोर्ट देना चाहता हूं, उनको एक रास्ता बताना चाहता हूं, उनका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि जब मेरे को यह हुआ था, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं अगर इससे निकला तो मैं इसका कुछ ना कुछ जरूर प्रोडक्टिविटी निकालूंगा। इसका कुछ ना कुछ, या तो मैं कोई गाना लिखूंगा, या तो मैं कोई लिरिक्स लिखूंगा, कोई आर्टिकल लिखूंगा, कोई बुक लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ इस दर्द का जरूर करूंगा। और उसी से मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो मिशन है, वो इंडिया में सारे जितने भी लोग हैं जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, उनकी हेल्प करना है। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और हर कोई हंसता है। आपके दोस्त हंसते हैं, अरे ब्रेकअप हो गया, हंसी आ रही है। लोग, उनको लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैंसर से कम नहीं है। जो आदमी गुजरता है वही उसी को पता है। बोलते हैं एक आग का दरिया डूब के जाना, एकदम एग्जैक्टली वही है। तो मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन है हर एक उस ब्रेकअप सर्वाइवर को हेल्प करने का, उनको एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का, उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का, जिससे वो उनकी जो मार्ग है वो उसमें आसानी हो सके, वो अच्छे से निकल सके। क्योंकि कोई भी इंसान आपको निकाल नहीं सकता, पर हम आपके मार्ग को आसान बना सकते हैं, आपके रास्ते को आसान कर सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि वो रास्ता बहुत स्मूथ हो गया है। ठीक है, तो ये है मेरा मिशन। ठीक है, तो अब ये मिशन क्या है? इस मिशन से क्या होगा? ये 3 पिलर्स आ जाएंगे। तो अगर आप एक ब्रेकअप सर्वाइवर हो, तो और अगर आप ब्रेकअप को सर्वाइव कर लेते हो, तो आपको एक अवार्ड भी मिलेगा इसमें, है ना? अवार्ड मिलेगा आपको, एक टी-शर्ट मिलेगी, एक बैच मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो इंक्लूड करी जा सकती हैं फ्यूचर बेस्ड कॉज में। तो पहला जो है वो है, आपको बंदे को बोलना है आई लव यू, आपको तभी वो खरीदेगा। वो कैसे होता है? थोड़ा टाइम लगता है उसमें, मतलब जल्दी जल्दी भी हो जाता है। वेबिनार में है तो जल्दी से हो जाएगा। अल्टीमेटली यू बिल्ड द कनेक्शन, बिल्ड द रिलेशनशिप। नंबर 2, बिल्डिंग द न्यू अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कुछ नया डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर लेके आना है, विच इज कमिंग आउट ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन, नॉट जस्ट वही। तीसरा है व्हाट इज माई मिशन। तो हमेशा जब भी बात होगी, आपने देखा होगा
विवेक बिंद्रा को बोलते हुए, मेरा मेरा मिशन है एंटरप्रेन्योरशिप को आसान करना। इतना आसान कर दूंगा मैं एंटरप्रेन्योरशिप को कि हर एक इंडिया में जितना भी आदमी जो गरीबी से गुजर रहा है, वो आदमी जॉब छोड़ के पैसा कमा सके, एंटरप्रेन्योर बन सके, राइट। तो ये मेरा मिशन है। मेरा मिशन है आने वाले 1000 साल में मैं लोगों का मन शांत करना चाहता हूं। ये मिशन है संदीप माहेश्वरी का, ठीक है। मेरा मिशन है कि मैं इस देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और वुमेन सेफ्टी। औरत को लेके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैं खत्म करना चाहता हूं, औरत की सेफ्टी करना है मेरा मिशन। ये तो आप देखोगे हर एक लीडर के सामने से आप सुनोगे, माई मिशन इज टू मेक द इंटरनेट वेरी चीप एंड वेरी एक्यूरेट एंड वेरी फास्ट। ये अंबानी का मिशन है, जियो का मिशन है। सो एवरीबडी हैज देयर ओन मिशन, दे हैव देयर ओन मिशन। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। सो अब ये 3 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। जब भी कोई समझ लीजिए प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, या तो वो आपसे प्यार नहीं करता, या तो आप उस प्रोडक्ट में कुछ नया नहीं है, और या तो आपका मिशन उसको समझ नहीं आया अभी तक। ये तीसरा जो पिलर होता है मिशन वाला, ये थोड़ा वीक होता है। पहला जो है वही उसमें 80% आपका हो जाएगा, दूसरे में 99%, और ये तीसरा जो है वो 1% होता है। ये तीनों मिलके एक ट्रिनिटी फाउंड करते हैं, त्रिनेत्र फाउंड करते हैं, और इसके बाद आदमी आपसे ऐसा चिपकेगा। जैसे कि विवेक बिंद्रा में अट्रैक्टिव कैरेक्टर तो है पर न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है। संदीप माहेश्वरी में अट्रैक्टिव कैरेक्टर है और न्यू अपॉर्चुनिटी है। जैसे साउंड ऑफ साइलेंस करके एक मेडिटेशन करवाते हैं, वो नया मेडिटेशन है, विच इज अ न्यू ब्लू ओशन इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लाते हैं वो, जैसे कि शांभवी महामुद्रा सदगुरु लेके आए, प्लस उन्होंने अपनी ओरिजिन स्टोरी बताई, तो यू स्टार्ट लविंग हिम एंड ही ऑलवेज कम्स विद द स्टोरी। ओशो हैड all the 3 things. That is why he had 93 Rolls Royce gifted. But nobody has gifted Rolls Royce to Sadhguru. They have gifted BMW, they have gifted a single car, but not Rolls Royce. Why? Because the guy is not that poisonous. क्योंकि 1-2 चीज मिसिंग है इसमें। फ्यूचर बेस्ड कॉज मिसिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी सही से क्लियर नहीं है, बस अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। सो व्हाट हैपेंस इज, वो भी जो है अट्रैक्टिव कैरेक्टर प्रॉपरली स्टेबल्ड है। ही इज सेविंग सॉइल, ही इज डूइंग मेडिटेशन, ही इज प्रमोटिंग मेडिटेशन, शांभवी महामुद्रा एंड ऑल दैट, राइट। A lot of people have come from Sadhguru's ashram and talked to me that हमें कुछ हुआ नहीं, these people are frustrated, they need sound of silence, right? So मेरा काम एज एन एंटरप्रेन्योर है जितना हो सके उतना फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर निकाल देना। लेकिन मेरे बिजनेस में भी कई ऐसे फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर हैं जो हो सकते हैं आगे चल के, उनको कोई और कर सकता है, राइट। सो ओशो जो है उनको 93 रोल्स रॉयस इसी वजह से मिली थी, बिकॉज ही हैज ऑल दीज 3, which is the form of Trinity. 3 triangle. He formed a triangle. This is the basis of the business. You need to understand this. Now, how did Jio became a creative, attractive character? Jio कैसे attractive character बना? देखिए, सबसे पहले तो अमूमन आपके अगर ब्रांड में कोई फेस है, यानी पर्सनल ब्रांड है, a brand with a face is called personal brand, जैसे रसल ब्रांसन का है या विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी। सो इट इज बेटर, बट द जियो का नाम और जियो का जो लोगो है वो भी अट्रैक्टिव कैरेक्टर बन सकता है, पर उसमें थोड़ा हार्ड होता है, पैसे बहुत खर्चने होते हैं। ये इंसान जो है ना वो सोशल एनिमल है। अ मैन इज अ सोशल एनिमल. He needs to connect with society, not with some label or something, some icon, some symbol. They don't like, but you didn't give him. But how did Jio succeeded? Jio succeeded because they provided value. They provided new opportunity and they provided new cause. What was the attractive character? The attractive character is that I'll give you free internet. Why? Because there are people who are suffering
from internet issues. So in turn, people started loving Jio. Number 2, Jio was in Hindi. हिंदी में भी था तो वो भी कनेक्ट करता है. Number 3, Mukesh Ambani was connected. So automatically that he has this attractive character thing. अच्छा मुकेश अंबानी का है, ओहो अब तो लेना ही पड़ेगा. So they started getting that. So he was the attractive character in the indirectly attractive character था वो. What was the new opportunity in Jio? 4G. They launched 4G. Why? Because they were talking to the frustrated people. Airtel was charging way too much. बकवास इंटरनेट. 3G. ना पॉन डाउनलोड हो रही, ना पिक्चर डाउनलोड हो रही, ना यूट्यूब पे एचडी वीडियोस देख पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा. They launched 4G. That was a new opportunity. Now they are trying to make it more better, which is 5G. But 5G is not going to be that stronger than 4G, because 4G opened up a lot of portals which is already opened when the 5G launched. इसीलिए 5G का इतना क्रेज नहीं हुआ, बिकॉज 5G ऐसा क्या खोल रही है जो 4G ने खोला. 4G ने 1080p चलवाया, 4G ने पॉन डाउनलोड करवाए, 4G ने मूवीज डाउनलोड करवाई. 4G क्या क्या पॉन देखना, वो भी एचडी में, क्या छोटी चीज है. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो इंसानियत की, कि किसी के पास वाईफाई नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है, वो पॉन कैसे देखेगा. 4G से देखेगा. प्लस दे गेव इट फ्री. एंड व्हाट वाज द मिशन? The mission was to change the internet scenario in the India. The internet became the world's largest internet country because of Jio. The India became that. There was a future-based cause that I want to change this. So अगर पहले और दूसरे पिलर ही क्लियर है ना, तो बहुत बढ़िया. 99% आपका बिजनेस सेट हो गया. 1% है कि आप कैसे 4G से कमा रहे हो, राइट. सो आई एम फॉरगेटिंग अभी कौन से और कौन से अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, आप नीचे मुझे बताइएगा. और कौन से ब्रांड्स में अट्रैक्टिव कैरेक्टर आपने देखा, आप कैसे इसको अप्लाई कर रहे हो, कैसे स्कैन कर रहे हो, आपकी नजरें कैसे आ रही हैं, इसको देखना पड़ेगा आपको. सो यू नीड टू सी ऑल दिस थिंग्स, यू नीड टू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स. नाउ अब ये चीजें फंडामेंटल्स अगर थोड़े क्लियर हो चुके हैं, और भी नए नए फंडामेंटल्स हैं जिसमें आगे मैं कवर अप करूंगा, बट प्रैक्टिकली इसको ट्रैफिक के साथ कैसे अप्लाई किया जाए अब आगे देखेंगे हम. ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय.